हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 31 to 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। Section 31 states that a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happens or does not happen. तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कोई चीज आप करोगे या फिर नहीं करोगे उस इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे। सपोज मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एक बॉय है, एक गर्ल है, दोनों के 12th के एग्जाम है। ये फादर है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ये सिर्फ मैं आपको कंटिंजेंट ये वाली कंडीशन समझाने के लिए। तो फादर ने कहा बॉय से, अगर तुमको 90% मिले तो मैं तुमको बाइक दूंगा कॉलेज जाने के लिए, और अगर तुमको 90 से कम मिले देन मैं तुमको एक रिक्शा लेके दूंगा, तुम्हारी आगे की पढ़ाई बंद और तुम फिर रिक्शा चलाना। थोड़ी सी इक्वालिटी रखते हैं। सेम एग्जांपल, फादर सेज टू गर्ल, अगर तुमको 90% मिले 12th में तो तुम अब्रॉड जाओगी पढ़ाई करने के लिए, और अगर तुमको 90% से कम मिले तो तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। तो ये क्या है? ये कंटीजेंट इवेंट है। 12th की एग्जाम होगी तो, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो 90% आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। अगर 90% आए तो ये मिलेगा, बाइक मिलेगी। अगर 90% नहीं आए तो रिक्शा मिलेगी, काम करना पड़ेगा। तो सेम है, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ some event collateral to such contract happens or does not happen. तो टू डू अगर कुछ इवेंट होता है या फिर नहीं होता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी इवेंट, एग्जांपल सेलिंग अ कार। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट पे डिपेंड नहीं रहता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट कोलैटरल। तो समझ में आया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। सेक्शन 32 says that if contingent on happening of event, enforceable only after event happens. If event becomes impossible, contract is void. तो 12th का एग्जाम है, बॉय 90%, और अगर कम मिले तो रिक्शा, 90% मिले तो बाइक। तो if contingent on happening of event, enforceable only after event happened. event क्या है? 12th की एग्जाम। अगर 12th की एग्जाम हुई है तो ये रिजल्ट आएगा, अगर 90% मिले तो ही बाइक मिलेगी। इफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर 12th की एग्जाम ही इम्पॉसिबल हो गई देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। फिर तो 90% भी मतलब इसका रिजल्ट ही नहीं आएगा 12th की अगर एग्जाम ही नहीं हुई तो, then in that case it would be void. Section 33, if contingent on not happening of event, enforceable when event becomes impossible. अगर किसी नॉन हैपनिंग चीज पे अगर इवेंट डिपेंड है, जैसे कि 12th की एग्जाम हुई और अगर 90% आपको नहीं मिले, ये तो नॉन हैपनिंग है, तो आपको रिक्शा मिलेगी काम करने के लिए। तो इन दैट केस एनफोर्सेबल व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। यहाँ पे इवेंट हमने किसको कंसिडर किया है? 90% स्कोर को। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। सेक्शन 34, कंटीजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन is enforceable only when such conduct happens in the manner expected. तो कंटीजेंट इन जो इवेंट है ये उस पर्सन के कंडक्ट पे डिपेंड रहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या कोई एग्रीमेंट है जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उसी तरह अगर फॉलो हुआ है फ्यूचर में तो ही वो एनफोर्सेबल रहेगा। Section 35 says that if contingent on happening within fixed time
इट इज एनफोर्सिएबल। अगर फिक्स टाइम में होता है वो, अगर कोई टाइम फिक्स किया गया है कंटीजेंट के लिए, कंटीजेंट इवेंट के लिए, तो अगर वो टाइम के अंदर होता है तो इफ देन इट इज एनफोर्सिएबल। इफ टाइम एक्सपायर्स, इवेंट impossible, then it is void. If contingent or non-happening within fixed time, enforceable when time expires. Enforcement. Section 36 deals with enforcement. Agreements contingent on impossible events are void. Agreements contingent on impossible events are void. Example, promise to marry after death of X who is alive. अगर आप किसी पर्सन को प्रॉमिस करते हो कि किसी के डेथ के बाद आप उसकी शादी, उसके साथ शादी करोगे और वो पर्सन अलाइव है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है ऑब्वियस। तो ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट के एग्रीमेंट तो वॉइड ही रहेंगे। केस लॉ क्या है? नथुलाल वर्सेस फुलचंद। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, sanction was contingent, became void when sanction refused. अब देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 to 72 and 73 पैरा नंबर 3 of Indian Contract Act deals with quasi contract. There are 5 types of quasi contract. Section 68 deals with supply of necessary. Person incapable of contracting like minor or lunatic supplied necessaries, then supplier entitled to reimbursement from their property. तो ये एक काइंड का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मतलब इट इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, बट वो डायरेक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। सपोज अगर कोई माइनर है और उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, देन सम पर्सन और गार्डियन टेक केयर्स ऑफ हिम अंटिल ही इज मेजर, और उसको जो नेसेसरी चीजें हैं वो सप्लाई करते हैं फॉर सर्वाइवल, लिविंग, स्कूलिंग, उसके लिए जो बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी आफ्टर दैट वो एंटाइटल रहेंगे, जो भी वो जो पर्सन उसका मतलब ये उस पर खर्च करेगा वो एंटाइटल रहेगा टू रिइंबर्स हिज मनी फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ दैट माइनर। तो ये एक तरफ से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ पे माइनर ने भले ही एडमिट किया ना हो कि मैं मेरी प्रॉपर्टी में से वो सारे खर्चे दूंगा, लेकिन फिर भी वो पर्सन एंटाइटल है रिइंबर्समेंट के लिए उसकी प्रॉपर्टी से। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। पर्सन इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, पेज इट एंटाइटल टू बी रिइंबर्स्ड। अगर मैंने किसी को पैसे दिए और मैंने कहा है कि तुम मुझे 1 साल में वापस कर देना, तो टाइम पीरियड कंप्लीट होने पर उस पर्सन को मुझे वो पैसे देने ही पड़ेंगे, वो इज बाउंड बाय लॉ टू पे मी। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक अज्यूम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। केस मोहन वर्सेस बसंतलाल, टेनेंट पेइंग एरियर्स टू सेव प्रॉपर्टी। तो टेनेंट अगर अब अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा है या फिर कोई डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को और वो अगर वो कर रहा है ठीक उस प्रॉपर्टी को, तो देन ही इज लायबल टू गेट दैट पेमेंट फ्रॉम द रेंट। अगर सपोज एक प्रॉपर्टी है, घर है, उसकी छत लीक हो रही है और टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से कहा वो छत लीक हो रही है और उसने फिर खुद से वो छत ठीक करवा ली टेनेंट ने, देन ही इज एंटाइटल्ड टू दैट एक्सपेंस। वो पैसे हैं उसको मिलने चाहिए, एक तो लैंडलॉर्ड ने उसको पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसके रेंट में से कट कर लिए जाएंगे। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेट्युअस एक्ट, person lawfully does something for another not intending it gratuitously and enjoy benefit liable to compensate। अगर सेक्शन 70 क्या कहता है? ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेट्युअस एक्ट। अगर कोई पर्सन सपोज उसको लगता है कि मेरी ये लॉफुल ड्यूटी है इस पर्सन को हेल्प करना क्योंकि इसको अभी जरूरत है, लेकिन उसका इंटेंशन ये नहीं है कि उसको कुछ चैरिटी वगैरह करना है। हाँ, अभी उसको उसकी जरूरत है इसलिए वो करना जरूरी है, तो देन ही इज लायबल टू कंपनसेट। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सपोज कोई डॉक्टर है
उसके पास कोई पेशेंट आया जो कि सपोज अनकॉन्शियस है, तब डॉक्टर की ड्यूटी है उसको ट्रीटमेंट देना, लेकिन उसका डॉक्टर ने हॉस्पिटल ही उसके लिए बना है सो ही कुड अर्न, इसलिए उसका नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट रहेगा, लेकिन वो लीगली उसको लॉफुली पता है कि उसने ये करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। और आफ्टर रिकवरिंग अगर वो पेशेंट ऐसा कहता है कि मैंने कहा था कि आपको कि मुझे ट्रीटमेंट दो वगैरह, तो ऐसे नहीं चलेगा, तो वो लाइबल रहेंगे कंपनसेशन के लिए, डॉक्टर अपने पेमेंट के लिए लाइबल रहेंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूं नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का। सेक्शन 71 फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर हैज सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली, must take care but entitled to compensation for expenses and reward। अगर कोई चीज आपको कहीं पड़ी हुई मिलती है, सपोज एक ऐसा कोई बॉक्स है, वैल्यूएबल बॉक्स है, आपको मिला, आप ए नाम के पर्सन हो और ये बी नाम का पर्सन है, इसकी वो चीज है, लेकिन आपको पता नहीं है ये बी नाम के पर्सन की चीज है, इसलिए आप क्या करते हो, पेपर में या फिर पुलिस स्टेशन में या फिर कहीं तो भी एडवर्टाइज देते हो कि ऐसी चीज मिली है, प्लीज अपनी आइडेंटिटी प्रूव करके आपकी चीज ले जाओ। तो फाइंडर हैज सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली, बेलर और बेली रहता है, बेलर मतलब जो गुड्स देता है, बेली जिसके पास वो गुड्स आते हैं कुछ पीरियड के लिए और उसको बाद में फिर से बेलर को देना पड़ता है, ये आगे देखेंगे हम। तो सपोज ए ने कुछ खर्च किया है एडवर्टाइज और ये करने के लिए कि ये चीज जिसकी है वो आके ले जाए प्रूव करके, तो इन दैट केस ए इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस एंड रिवॉर्ड। तो ए एंटाइटल रहेगा, जो कुछ भी कंपनसेशन उसको मतलब जो कुछ भी खर्चा आया या फिर जो कुछ भी उस चीज को संभालने के लिए उसको कुछ जो भी अमाउंट लगी है उसका कंपनसेशन के लिए वो लायबल रहेगा। मनी पेड, थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, सेक्शन 72 मस्ट बी रिटर्न और रिफंडेड। केस लॉ क्या है, सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैयालाल, मनी पेड अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ रिकवरेबल। तो अगर किसी को आपने गलती से या फिर अंडर कोर्जन आप अगर किसी को मनी पे करते हैं, देन इट शुड बी रिटर्न बैक टू दैट पर्सन। ये थे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टाइप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोरिंग अनजस्ट एनरिचमेंट। सेक्शन 65 of Indian Contract Act deals with says that when agreement is discovered to be void or becomes void, person receiving advantage must restore it। तो अगर कोई एग्रीमेंट अगर आपको लग रहा है कि वो वॉइड है या फिर वॉइड हो सकता है, वॉइड हो रहा है, तो जिस पर्सन को एडवांटेज मिल रहा है तो